Today we are going to start the Provident Fund, Provident Fund Act, Employees Provident Fund Act and Miscellaneous Provision Act. So we had studied about the Provident Fund. Second one we had studied about that retirement benefit which regularly incurred. तो वो हमारे लिए था जो था यस पेंशन प्लान. एंड द थर्ड वन इज व्हाट, द डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम. अब देखिए यहाँ पे तीनों जगह पे एम्प्लॉय की सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन किए गए. एक तो था उनका लमसम पेमेंट, जो इनको मिलना था वो तो 55 से चलता आता था, 52 से चलता आता था, तो उनको मिलता था. बट आफ्टरवर्ड 71 से एक और पेंशन प्लान निकला कि जिसमें पेंशन मिलना चाहिए, पर बाद में इनको पता चला कि नहीं उसमें भी कोई खामियां है. तो इन्होंने 95 के अंदर एक नया स्कीम लॉन्च कर दिया जो कि सेक्शन 6A के अकॉर्डिंग था. तो उसमें इन्होंने जो रेगुलर पेमेंट मिलना चाहिए उसका प्रोविजन कर दिया. अब उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट पे उनको लगा कि नहीं इंश्योरेंस भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो भी क्या होता है कि खुदा न खालसा कुछ हो गया अगर किसी एम्प्लॉय को, सो व्हाट अबाउट देयर फैमिलीज. तो प्रोविडेंट फंड तो मिलता था, साथ में पेंशन भी मिल रहा है और वो भी मिलेगा, बट व्हाट अबाउट द इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, हाई रिस्क बिजनेस है. इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करें तो दैट इज हाई रिस्क बिजनेस. वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट आवर व्हीकल इंश्योरेंस. तो होता क्या है, 1000 2000 या 1500 के टू व्हीलर का इंश्योरेंस हो जाता है और उसमें भी उसकी पूरी वैल्यू का इंश्योरेंस कवर रहता है. वैसे ही हम जानते हैं कि जो 1 लाख 2 लाख की अगर हम पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे अगर ले ले तो प्रीमियम ज्यादा नहीं आएगा, कुछ मान लीजिए 1500-1000 के आसपास आता है. और उसमें अगर मान लीजिए कि फर्स्ट प्रीमियम पे करने के बाद इमीडिएट अगर डेथ हो जाती है तो एक ग्रेट बेनिफिट हमारे पास आता है. और अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रीमियम पे किया, थोड़े साल हो गए और उसके बाद होता है तो प्रीमियम की सम एश्योर्ड जो है एज वेल एज बोनस भी होता है. तो वैसे उसका बेनिफिट जो है ना कंपैरेटिवली प्रोविडेंट फंड और जो अपना प्रोविडेंट फंड एज वेल एज पेंशन, इन दोनों से भी ज्यादा होने के चांसेस है. तो इसीलिए इंश्योरेंस बिजनेस को मोटिवेट करने के लिए एज वेल एज हर एक एम्प्लॉय को इंश्योर्ड करने के लिए इस इंटेंशन के साथ ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई. अब देखिए इसमें क्या है, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस की 1976. अब देखिए 76 में ये शुरू हो गया था. तो सेक्शन नंबर 6C ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट प्रोवाइड्स अमेंडमेंट ऑफ 1976 दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट्स फ्रेम अ स्कीम टू बी कॉल्ड द एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट. अंडरलाइन कर दीजिए व्हाट इज द मोटिव about this deposit link insurance scheme. Yes, purpose for providing life insurance benefit to employee of any establishment or any class of establishment to which the act applies. Central government under the act, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 framed the Employees Deposit Link Insurance Scheme 1976 wide this notification of so and so in July 28, 1976. The insurance scheme came into force on first day of August 1976. अब सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी लगता है. जैसे कि हमने प्रोविडेंट फंड देखा, जैसे कि हमने पेंशन देखा, तो दोनों के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने हैं और उन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इनके पास फंड चाहिए और उस फंड को मैनेज करने के लिए अथॉरिटी चाहिए. उस अथॉरिटी को किसका मैनेजमेंट करना है, तो जो फंड एस्टैब्लिशमेंट हुआ है और उसका जो पेमेंट है और उसका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी चलेगा, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो चलेगा, उसका ऑपरेशन मतलब कि उसका ध्यान रखना है, उसका मैनेजमेंट करना है. अब मैनेजमेंट करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह चाहिए, तो रूल्स रेगुलेशंस भी स्कीम के होने चाहिए और वो इन अकॉर्डेंस टू लॉ और प्रोविजन ऑफ द एक्ट होने चाहिए. तो इसीलिए नीचे भी आपको कई सारे ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आपको स्कीम फ्रेम करते समय अपनी स्कीम में इंसर्ट करने हैं. वही बात आगे आएगी. देखिए पॉइंट नंबर 2 आपके पास है. यस, soon after the framing of the above scheme there was established a deposit link insurance fund. अंडरलाइन कर दीजिए. वही बात हुई ना, यहां पे भी एक फंड की जरूरत है. so they had created the fund. तो soon after the framing of the above scheme there was established a deposit link insurance fund called insurance fund, and the employer shall pay, underline or round, who will pay, employer shall pay into the fund from time to time in respect of his employees an amount, underline कर दीजिए, not exceeding 1%
of the aggregate of the basic wages, DNS allowance and retaining allowances as central government may by notification official gazette specify. इसका मतलब क्या? तो प्रोविडेंट फंड के लिए भी एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन देना है, उसी तरह आपके जो पेंशन की स्कीम है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत हिस्सा जाना है। तो जो आपका प्रोविडेंट फंड में जाता था उसी में से स्प्लिट कर दिया, जो कल हमने लेक्चर में देखा था कि दे हैड बाइफरकेटेड अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इनटू टू फंड्स। फर्स्ट वन इज व्हाट? प्रोविडेंट फंड एंड द सेकंड वन इज व्हाट? पेंशन फंड। इन दोनों में बाइफरकेशन हो गया। अब उसके बाद तीसरा फंड इन्होंने अपने लिए लिया है, तो तीसरे फंड पे इंश्योरेंस जाता है। तो इंश्योरेंस के लिए भी कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? तो वहां फिर से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा, राइट? तो कितना कंट्रीब्यूशन करेगा? तो हालांकि 1% ऑफ वेजेस, डीएनएस अलाउंस एंड रिटेंशन अलाउंस, तो इनका टोटल लगा के 1% से ज्यादा नहीं करना है। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाली ये स्कीम होती है इंश्योरेंस की। वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट। देखिए आगे, या यस, पॉइंट नंबर 3, employer shall also pay into the fund such further sum of money not exceeding 1/4 of the contribution which he is required to make as the central government may from time to time determine. And this payment, most important, underline कीजिए, this payment is required to be made to meet all the expenses in connection with the administration of the employees deposit linked insurance scheme, other than expenses towards the cost of any benefit provided by or under the scheme. Most important, देखिए इन्होंने ये बताया कि एम्प्लॉय के वेजिस या फिर डीएनएस अलाउंस या फिर जो अपना रिटेंशन अलाउंस है, इनका आपको 1% कंट्रीब्यूशन करना है। ये 1% कंट्रीब्यूशन कहां पे जाएगा? तो ये 1% कंट्रीब्यूशन जो है वो जाएगा आपके इंश्योरेंस फंड के अंदर, जिसमें से बेनिफिट मिलेंगे। यहां से जो बेनिफिट आएंगे ये एम्प्लॉई को मिलेंगे, एम्प्लॉई को, राइट? एम्प्लॉई को ये बेनिफिट मिलने हैं। अब बात फिर से वही आती है कि जब किसी ने फंड क्रिएट किया है तो फंड का मैनेजमेंट करना है, और मैनेजमेंट करने के लिए क्या लगता है? तो वहां पे खर्चा लगता है बॉस, ऑब्वियसली कुछ भी मैनेज करने के लिए खर्चा लगता है। तो खर्चा लगने का कारण क्या है? तो खर्चा भी निकालना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस बिजनेस जो है उसमें भी लॉजिक तो वही लगता है कि इन पैसों को भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं से रिटर्न आएगा अक्यूमुलेट करके, जो कोई भी बेनिफिशियरी होगा एम्प्लॉय, उनको ये पेमेंट होगा। बट फिर भी गवर्नमेंट ने इसमें भी एक और प्रोविजन डाला कि जो कंट्रीब्यूशन होता है इनका 1/4 हिस्सा, इसका 1/4 हिस्सा एडिशनल अमाउंट होगी और वो खर्चे के लिए पे की जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयर है वो कितनी अमाउंट पे करेगा? तो 1.25% अमाउंट पे करेगा फ्रेंड्स। इस 1.25 में से दो हिस्से निकलेंगे और एक हिस्सा होगा 1% और दूसरा होगा 25, यानी कि 0.25%। ये जाएगा उसके एक्सपेंसेस के टॉवर्ड्स में और ये जाएगा फंड के कंट्रीब्यूशन के टॉवर्ड्स में। तो इस तरह से दो हिस्से होंगे, यानी कि हर एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के वेजेस, डीएनएस अलाउंस एज वेल एज उसके रिटेंशन अलाउंस का 1.25% कंट्रीब्यूशन करना है। 0.25% एक्सपेंस के टॉवर्ड्स में जाएगा और 1% जाएगा आपका किस चीज के लिए? फंड के कंट्रीब्यूशन के लिए। यस, तो इसका मतलब ये कि अब 3 तरह के कंट्रीब्यूशन होंगे, एक्चुअल 2 तरह के हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड में से 2 स्प्लिट हो जाते हैं, 8.33 उसमें चला जाता है, बाकी का फंड में गया, पेंशन में और फंड में बाइफरकेशन हो गया, जो हमने देखा था। अब उसके अलावा ये 1.25% है, जिसमें कि 1% जाना है इंश्योरेंस में, 0.25 उसके एक्सपेंस के लिए। अब आगे देखिए। यस, तो देखिए यहां पे लिखा है कि डिपॉजिट लिंक के लिए 1/4 ऑफ द कंट्रीब्यूशन विच ही इज रिक्वायर्ड टू मेक टू द एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइन
This payment is required to be made to meet all the expenses and contribution with the administration of employees deposit linked insurance scheme other than the expenses toward the cost of benefit provided or by or under the scheme. अब देखिए एक और टेक्निकल बात यहाँ पे कही, टेक्निकल बात ये है कि they had specified 1/4 of amount contribution, 1/4 of amount contribution. अब ये टेक्निकल बात है, टेक्निकल बात क्यों है? यहां पे हमने अपनी सहूलियत के लिए 1.25 कंप्यूट कर लिया, बट एक्ट ने नहीं बताया है कि 0.25 का कंट्रीब्यूशन करना है। ये अपने लिए अपने आप हमने कैलकुलेट किया। एक्ट की जो परिभाषा है वो है कि 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट? एज पर द रेगुलेशन और नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये बोला है कि नॉट एक्सीडिंग 1%, तो उसके 1/4 के हिसाब से हम 0.25 कंप्यूट कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि कल इस 1% को बढ़ा के अगर गवर्नमेंट बोल देगी 3% करना है, तो कंट्रीब्यूशन 3% जाएगा। अभी जो 1% हो रहा है उसका कंट्रीब्यूशन 3% जाएगा, और इस 3% के 1/4 के हिसाब से आपको जाना होगा। यानी कि 3% के 1/4 के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन होगा 0.75%। तो टोटल एम्प्लॉयर को कितने पेमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो वो होगा 3.75%। तो 1/4 जो है वो प्रोविजन बोलता है, 1% नोटिफाइड है। अगर 1% बढ़ा तो इन दैट अकॉर्डेंस वही खर्चा भी बढ़ेगा, और वो खर्चा भी इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, बट अमाउंट भी साथ में बढ़नी चाहिए, राइट? तो ये नहीं सोच लेना है कि 0.25 फिक्स है, ये मैं आपको कंप्यूट करके दे रहा हूं कि 1/4 का मतलब क्या, कि जब कंट्रीब्यूशन अगर 1% है तो उसका 1/4 0.25, दैट्स इट। अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ता है फ्यूचर में तो उसके प्रोपोर्शन में खर्चा भी बढ़ेगा, तो उसके लिए भी कंट्रीब्यूशन प्रोविजन में ऐसा ही अरेंजमेंट किया है कि 1/4 ऑफ द कंट्रीब्यूशन। तो अगर कंट्रीब्यूशन 3% कर देती है गवर्नमेंट, तो उसके प्रोपोर्शन में एज्यूम कर लीजिए कि 3% कंट्रीब्यूशन है, तो 1/4 के हिसाब से 0.75 खर्चे के लिए कंट्रीब्यूशन जाएगा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 3.75, राइट? तो ये बहुत ही इजी है, बट ये सोच के मत चलिएगा, आपका माइंड स्टैटिक नहीं होना चाहिए कि दैट इज ओनली 25% और 0.25। 0.25 कम्स आउट ऑफ व्हाट? 1/4 ऑफ द कंट्रीब्यूशन। तो आपको जब भी आंसर लिखना है, प्लीज बी केयरफुल, डोंट राइट 0.25, always try to write 1/4 of the contribution as specified by the central government, यही लिखना है, राइट? आगे देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। दूसरी बात इसकी ये भी है कि अगर आप कहीं ना कहीं ऑडिट में गए होगे तो आपको ये 1.25 वाला फंडा पता होगा। तो हाउ 1.25 कम्स, ये आपको पता चले, इसी के कारण मैंने आपको बताया। आगे देखिए, द इंश्योरेंस फंड shall vest in the central board and administered by it in such manner as may be specified in insurance scheme, and the insurance scheme may provide for all or any matter specified in schedule number 4। देखिए अब schedule number 2, schedule number 3, schedule number 4। schedule 2 किसके लिए था? प्रोविडेंट फंड के लिए था, जो हम पढ़ के आए हैं। schedule number 3 किसके लिए था? तो पेंशन स्कीम के लिए था, जो भी हम पढ़ के आए हैं। और schedule number 4 किसके लिए? तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस या डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के लिए है, तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये शेड्यूल याद रखना इतना कंबरसम नहीं है, इजी है कि 2, 3 and 4, राइट? आगे देखिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी देखिए इन्होंने क्या कर दिया है कि एक सेंट्रल बोर्ड जो ऑलरेडी कंस्टिट्यूटेड था आपके प्रोविडेंट फंड के लिए, तो वही बोर्ड है जिनको ये जिम्मेदारी दे दी है। इसका मतलब कोई एडिशनल अथॉरिटी इन्होंने क्रिएट नहीं की है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। आगे, द इंश्योरेंस स्कीम में प्रोवाइड दैट any of its provision shall take effect either prospectively or retrospectively। ये हर एक देखिए, whether we had studied about the provident fund or pension or this insurance scheme, they were always tried to explain that whatever rules and regulations or amendment they are making will be prospectively as well as retrospectively। यानी कि कोई भी प्रोविजन अगर स्कीम में चेंज किया जाएगा तो इनको पूरा हक है
कि वो फ्यूचर डेट से अप्लाई करे या फिर पास्ट डेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने अपना एक विंडो ओपन रखा। आगे देखते हैं। The insurance scheme may provide that the provision shall take effect either prospectively or retrospectively on such date as may be specified in this behalf in that scheme. Central government may by notification in official gazettes add, underline कर दीजिए, add, amend or vary either retrospectively or prospectively the scheme। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब अपना जो कोई भी इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है उसे चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखते जाइए। यहाँ पे एक नोट आपके लिए छोड़ा इंस्टीट्यूट ने नया वाला है। See, under the provision of or under the depositing insurance scheme, contribution payable by the employer and the central government shall be limited to the amount payable on a monthly pay of rupees 15,000 dearness allowance, retaining allowance if any, and a cash value of food concession. The contribution by employer shall be remitted by him together with the administrative charges at such rate as central government may fix from time to time under section 6C, यानी कि ये जो स्कीम है उसकी बात है, of the act. At present the rate of contribution is at 0.05% and the insurance fund and its administrative charges। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि क्यूमुलेटिव अगर देखा जाए तो आज की डेट में इफेक्टिव रेट कौन सा है, 1.01%। अभी जो 15,000 वाली जो बात करी ना वो क्या है, तो हमने आगे भी देखा था फ्रेंड्स, याद कर दीजिए। आगे वाली जो पेंशन स्कीम थी उसमें भी हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉई है और उस एम्प्लॉई का जो पे है वो पे इज ग्रेटर देन 15,000 रुपीज, तो वहां पे मंथली पेमेंट अगर 15,000 से ज्यादा है तो हम ये मान सकते हैं कि ही विल मैनेज हिज ओन फ्यूचर, ही इज इजी एबल टू मैनेज हिज ओन फ्यूचर। यानी कि वो अपने हिसाब से कुछ रिटायरमेंट का प्लान करेगा, इंश्योरेंस का प्लान करेगा, पेंशन का प्लान अपने हिसाब से भी कर सकता है, तो उसमें एम्प्लॉयर के ऊपर बर्डन नहीं बढ़ना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ यहां पे क्या प्रोविजन रखा है कि अगर देखिए, अगर किसी एम्प्लॉय का पे मान लेते हैं कि 15,000 जो है उससे कम है या तो फिर 15,000 से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन टू 15,000, 15,000 से ही इनको कंट्रीब्यूशन की अमाउंट गिननी है, चाहे उसका पेमेंट 20,000 हो, 25,000 हो या 50,000 हो, दे आर लीस्ट कंसर्न। ये लिमिट इन्होंने कंफाइन कर दिया है। और अगर 15,000 से कम है तो अमाउंट ऑफ वेजेस, डीए एंड रिटेंशन अलाउंस, राइट। तो जो भी अमाउंट मिलती है उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज अप्लाई कीजिए। यानी कि मान लीजिए कि 12% के हिसाब से पीएफ का कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करना है, किन को कंट्रीब्यूट करना है, एम्प्लॉयर को। तो मेरी सैलरी अगर 10,000 रुपए प्रति मास है तो 10,000 के 12% के हिसाब से ही कंट्रीब्यूशन होगा। पर अगर मेरी सैलरी 20,000 है तो वो 15,000 से ज्यादा हो जाती है, और इस केस में ये लोग 15,000 की लिमिट से कंट्रीब्यूशन करेंगे। कौन, एम्प्लॉयर, राइट। आगे देखिए, नोटिफिकेशन नंबर GSR 334 डेटेड August 29th of 1997, Provident Fund claim complete in all respects submitted along with the requisite documents shall be settled and the benefit amount paid to the beneficiaries underlined within 30 days from the date of its receipt by commissioner। यानी कमिश्नर को जैसे ही वो सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन मिलता है उसके 30 डेज में क्या करना है, तो उसका पेमेंट भुगतान हो जाना चाहिए। आगे, from the date of its receipt by commissioner, and if there is any deficiency in the claim, the same shall be recorded in writing and communicated to the applicant within 30 days from the date of receipt of application। अब दूसरी बात ये होगी, या शायद मान लीजिए कि आपके एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी है, आपने कहीं पे कोई अमाउंट नहीं लिखी या फिर कोई फिगर्स वहां पे नहीं लिखा, या फिर कहीं पे नाम लिखने में गलती है, या फिर और कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने में कोई गलती है, तो जिसने एप्लीकेशन किया है उसे कम्युनिकेशन करना ये कमिश्नर की जिम्मेदारी है। 30 डेज में कम्युनिकेट करो कि आपके एप्लीकेशन में ये डेफिशिएंसी है और आप इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये डेफिशिएंसी को रेक्टिफाई करके मेरे को एप्लीकेशन फिर से करो। तो 30 डेज का वहां पे भी पीरियड दे दिया है। आगे देखते हैं,
In case commissioner fails without setting a sufficient cause to settle the claim complete in all respect within 30 days, the commissioner shall be liable for the delay beyond the said period, and penal interest at the rate of 12% per annum may be charged on the benefit amount, and the same may be deducted from the salary of commissioner. देखिए अगर 30 days में, बट किस एप्लीकेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं? कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि अगर परफेक्ट एप्लीकेशन दी गई है और फिर भी कमिश्नर ने डिले किया तो कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल. सो इन दैट केस ही विल बी पेनलाइज फॉर द 12% पर एनम के रेट से 12% पर ईयर के बेस पे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. किस अमाउंट के ऊपर? जो क्लेम की अमाउंट है उसके ऊपर, और वो उसकी सैलरी में से डिडक्ट करके जो एप्लीकेंट है उसे पे कर दी जाएगी. राइट, आगे देखते हैं. Next is contain certain amendments were made in this scheme in September 92 to provide for the periodical submission of the certain returns by the employer and for punishment or for failure to comply with the same. Employees Deposit Link Insurance Amendment Scheme 2010. देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया अभी हाल ही में 2010 में. तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे क्या बदलाव आया देखते हैं कि अमेंडमेंट मेड इन insurance scheme by the employees deposit link insurance amendment scheme 2010 by the Ministry of Labour and Employment in para number 22 sub paragraph 1. These modified employees deposit link insurance scheme substituted the provision by, देखिए अब नीचे उनका पूरा कोटेशन दिया है. Central government amend the scheme by employees deposit link insurance amendment scheme 2010. यानी जो 76 की स्कीम थी उसे हटा के इन्होंने 2010 का नया स्कीम डाल दिया. अब आगे देखा था हमने कि 71 का पेंशन प्लान तो चालू था और उसी पेंशन प्लान के बिहाफ में इन्होंने 95 वाला प्लान इंसर्ट कर दिया ना पेंशन के लिए. सेक्शन 6A का हमने पॉइंट देखा था. तो 6A में क्या बताया था कि जो कोई भी पेंशन फंड था वो नई स्कीम में वेस्ट हो जाएगा. जो असेट्स थी पेंशन फंड की पुरानी वाली 71 वाली वो भी नए फंड में वेस्ट हो जाएगी. तो इन द सेम मैनर फ्रेंड्स वही यहां पे होना है. अगर इन स्कीम को आप बदल देते हो, 2010 की स्कीम बता देते हो, तो 2010 की स्कीम कोई रातों रात थोड़ी ना अपना फंड क्रिएट करेगी, वो हो ही नहीं सकता. तो फिर क्या होगा, जो पुराना वाला फंड है उस फंड को इसके अंदर वेस्ट कर दिया जाएगा. जो असेट पुराने फंड की है वो इनके अंदर मर्ज कर दी जाएगी. तो वही है देखिए. According to which the death of the employee who is member of the fund or of a provident fund exempted under section 17 of the act, person entitled to receive the provident fund accumulation of the deceased shall, in addition to such accumulation, he paid an amount equal to average balance in the account of the deceased in the fund or provident fund exempted under section number 17, as the case may be during the preceding 12 months or during the period of his membership, whichever is less, except where the average balance exceeds rupees 50,000. Amount payable shall be rupees 50,000 plus 40% amount in excess of 50,000 subject to the ceiling of rupees 1 lakhs. यानी यहाँ पे देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज किया गया कि मान लीजिए कोई पुराने एम्प्लॉइज थे कि जिनके समय में एम्प्लॉय की इंश्योरेंस स्कीम नहीं थी बट प्रोविडेंट फंड तो था. तो प्रोविडेंट फंड वालों को ये एडिशनल बेनिफिट दे दिया 1 लाख तक का इंश्योरेंस का बेनिफिट. 2010 की स्कीम में अमेंडमेंट खास करके तो यही किया गया कि जो पुराने वाले एम्प्लॉय है उनकी अगर एवरेज फंडिंग जो है वो एवरेज फंडिंग के हिसाब से आपको ये देखना है कि एवरेज बैलेंस इन अकॉर्डेंस विद द डिसीज्ड इन द फंड और अ प्रोविडेंट फंड एग्जेप्ट अंडर 17 एज द केस में बी ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 12 मंथ्स और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज मेंबरशिप whichever is less except where the average balance exceeds what rupees 50,000. यानी कि अगर 50,000 से ज्यादा का एवरेज बैलेंस उनके अकाउंट में रहा है पीएफ के अकाउंट, तो इनको ये बेनिफिट मिलेगा कि 50,000 रुपए तो मिलेंगे एज वेल एज जो एक्सेस अमाउंट है उसके क्या 40% मिलेंगे, और अगर उससे कम रहा है तो 50,000 मिलेंगे. बट दोनों सूरत में आपको मैक्सिमम 1 लाख तक का इंश्योरेंस मिल गया.
तो हर एक एम्प्लॉय को जिनको ये स्कीम अप्लाई नहीं होती थी बट पीएफ में कंट्रीब्यूशन करते थे, उन्हें भी कवर अप करने के लिए ये प्रोविजन अमेंडमेंट कर दिया। आगे देखिए, द अबव प्रोविजन सेज दैट EDLI एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, EDLI का फुल फॉर्म ढूंढना मत ले, EDLI का मतलब यही है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। हाँ, तो EDLI amounts to is equal to the average balance of your PF in last 12 months or the overall balance, whichever is less. But if the balance exceeds 50, your nominee will get 50 plus 40% of excess balance up to what total 1 lakhs. यानी कि जिनको ये स्कीम अप्लाई नहीं थी बट पीएफ का कंट्रीब्यूशन करते थे, इनके लिए खुशखबरी है कि इनको ये बेनिफिट मिलेगा, दैट्स इट, बट मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपीस। ओके, आगे देखिए, एम्प्लॉयज डिपॉजिटिंग इंश्योरेंस अमेंडमेंट 2001, तो सॉरी 2011, अब फिर से एक अमेंडमेंट लाया 1 साल के बाद। तो as per the notification so and so, the central government revised the benefits provided to the employees under the EDLI, जैसे कि हमने अभी देखा उसका फुल फॉर्म है, तो ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया। Under the revised scheme, the benefit provided in case of death of, underline कर दीजिए, in case of death, in case of death of employee who was member of what fund or provident fund exempted under section 17 of the act at the time of death, their family will get 20 times of the average wages of the last 12 months of the member, subject to maximum of rupees 6,500। यानी कि वहां पे आपका जो एवरेज बैलेंस रहा होगा उसके अंदर 20 गुना अमाउंट आपको मिलेगी, और साथ में ये बताया कि मैक्सिमम ऑफ रुपीज 6,500, यानी कि ये तो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉइज थे, इनको ये करना ही नहीं था, बट फिर भी इन्होंने अगर किया है तो एक छोटा बेनिफिट उनके लिए भी अरेंज किया। सो अकॉर्डिंग टू द revised scheme, maximum benefit under the scheme will now be 1,30,000 as the wages ceiling up to which contribution can be paid under the scheme is 6,500। इसका मतलब ये क्या हुआ कि 6500 वाले भी अगर होंगे तो 6500 वाले भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे और इन्हें कवर अप कर लिया है। अब आगे, this amendment has changed the methodology of computation by introducing a new additional method of computation of benefit that has to be paid to the nominee of the deceased along with the existing method of computation as per EDLI। EDLI कौन सा 2010, whichever is higher, तो 2010 और 11 में से जो हायर बेनिफिट होगा वो दे दिया जाएगा। अब आगे, एम्प्लॉयज डिपॉजिटिंग इंश्योरेंस स्कीम 2014, यानी 2015 में फिर से एक अमेंडमेंट डाल दिया। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दैट as per the above amendment scheme, wage limit up to which contribution can be paid under the scheme has been revised from rupees 6,500 rupees to rupees 15,000, and the benefit provided under the scheme shall be further increased by 20% in addition to the benefit provided under the paragraph 22 of the scheme as the case may be। यानी कि फिर से इसमें भी 15,000 का जो लिमिट था वो इन्होंने बढ़ा दिया, 6,500 से 15,000 तक के हर एक एम्प्लॉय को कवर अप कर लिया, राइट। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, यहाँ पे एक ही बात समझनी है कि बेनिफिट के लिए ये सोच होती है कि इतनी अमाउंट अगर ये कमाता है तो वो अपने हिसाब से कर लेगा, छोटी अमाउंट वालों को प्रोटेक्शन दिया जाए। इंटेंशन गवर्नमेंट का ये होता है कि छोटी आय वाले को आप प्रोटेक्शन दे दे, बड़ी आय वाला अपने आप मैनेज कर लेगा। बट छोटा या बड़ा इनकम या सैलरी का अमाउंट ये किस बेसिस पे, किस बिना पे आप कंसिडर करोगे? तो फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन बताता है कि एक साल एक अरसा था कि जब 10 रुपए के वेजिस में भी शायद अमिताभ बच्चन ने कभी काम किया होगा फिल्मों में, या 50 रुपए 20 रुपए पर डे के हिसाब से भी उन्होंने काम किया था, आज 20 करोड़ में काम कर रहे हैं। तो ये इन्फ्लेशन बताता है कि उस टाइम पे वेज रेट इतने कम थे, तो उस टाइम में अदर कमोडिटीज जो एसेंशियल कमोडिटीज थी अपने गुजारे के लिए वो भी सस्ते दामों में मिलती थी। तो कम दाम यानी कि कम इनकम उस पर्टिकुलर पीरियड के अकॉर्डिंग में देखना था। आज की डेट में हर एक चीज के दाम जो बढ़ गए हैं, तो उसी हिसाब से 15,000 वाला भी कम तनख्वाह पाता है, ऐसा माना जा सकता है। तो उसी बेसिस पे ये अमेंडमेंट किए गए कि 6500 वाला जो बेनिफिट ले रहा था, अब 6500 वाला तो वो भी वैसे भी कम आमदनी में था ही, बट आज की डेट में 15,000 तक अगर कमाता है ना, तो भी वो सेविंग नहीं कर पाएगा, ये सोच है, और उसी के हिसाब से ये चलता है। ओके।